नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की उम्मीद से बेहतर रिस्पांस, करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अदानी इंटरप्राइजेज लगा रही हैं बोली। अमेरिका में फेड बैठक से पहले बाजार में मुनाफा वसूली। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 498 पॉइंट और निफ्टी 147 अंक गिरा। ईडी के सामने सोनिया गांधी की फिर से हाजिरी। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। धरने पर बैठे राहुल को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने लगाया ड्रामेबाजी का आरोप। संसद में नहीं थम रहा हंगामा। लोकसभा के बाद अब 11 राज्यसभा सांसद एक हफ्ते के लिए निलंबित। गुजरात में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 28। पुलिस ने सैकड़ों लीटर केमिकल किया जब्त। इधर आप नेता केजरीवाल और संजय सिंह ने मांगा सीएम से इस्तीफा। तेईसवें कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद कर रहा देश। राष्ट्रपति और पीएम ने किया नमन। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि। और एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ चेंबूर थाने में एफआईआर। न्यूड फोटो शूट और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने पर केस। भावनाएं आहत करने का है मामला। और नीरज चोपड़ा नहीं खेल पाएंगे राष्ट्रमंडल खेल। चोटिल होने की वजह से लिया अपना नाम वापस। वर्ल्ड एथलीट्स के बाद एमआरआई से पता चली चोट। और खबरों की शुरुआत करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे राउंड की हुई पूछताछ से, जो कि फिलहाल जारी है। इससे पहले ईडी ने 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। सबसे पहले ईडी अधिकारियों ने सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में उनसे पूछा। वहीं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली, लखनऊ और पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर दिल्ली में राहुल गांधी भी धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का हक भी नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के उस हंगामे की, जिसे बीजेपी ने ड्रामेबाजी करार दिया है और अलग अलग जगह से विरोध प्रदर्शन किए। तस्वीर संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा। राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? नहीं, अधिकार नहीं है। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा। राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? नहीं, अधिकार नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने वार किया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का सियासी ड्रामा बताया। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पर कोई केस नहीं बनता है। जो कहने वाले खुद ड्रामाबाज है, इसलिए उसका क्या जवाब दें हम लोग? क्योंकि हम ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता, हम भी जानते इस बात को, पर ये केस कुछ बनता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग 1 रुपए की भी हुई है क्या? 1 रुपए की भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है क्या? हमारा अखबार आज़ादी के पहले का है। आज़ादी जंग में इसने भूमिका अदा करी। आज़ादी के बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। अगर वापस इसको रिवाइव करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करे अखबार की, जो हमारा खुद का अखबार है, उसमें किसी को तकलीफ क्या हो सकती है?
जी हाँ, तो सोनिया गांधी को लेकर आज सियासी हलचल का दौर आज भी जारी है और लगातार ईडी से उनकी पूछताछ भी जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है और उस दिन भी हमने इसी तरीके की सियासत देखी थी, लेकिन आज फिर जो सियासत हुई उसमें कांग्रेस जमकर हंगामा हर एक शहर में लगभग देखने को मिल रहा है। इसे बीजेपी ने ड्रामेबाजी करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ संबित पात्रा का यह कहना है कि कहीं ना कहीं इस ड्रामेबाजी की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जो उन्होंने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये बात अशोक गहलोत कहते हुए कि कोई केस सोनिया गांधी पर बनता ही नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगर बात करें तो वो इसके खिलाफ यानी कि ईडी की पूछताछ के खिलाफ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अभी भी ईडी की पूछताछ सोनिया गांधी से जारी है। बताया यह जा रहा है कि सबसे पहले ईडी ने उनसे पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है और उसके बाद फिर लगातार सवाल जवाब का सिलसिला ईडी और सोनिया गांधी के बीच जारी है। और अब बात संसद में हंगामे की करेंगे, क्योंकि संसद में हंगामा थमता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आज राज्यसभा के 11 सांसदों को स्पीकर ने हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले कल 4 कांग्रेसी सांसदों को लोकसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। आखिरकार संसद में चल क्या रहा है, ये जानने के लिए ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ रहा संसद का हाल। लगातार लक्ष्मण जी, हम यही देख रहे हैं कि संसद में हंगामा ही बरप रहा है। आज का क्या कुछ हाल रहा, क्या कुछ जानकारी आज की? देखिए, हंगामा आज भी जारी रहा और आज के हंगामे के 2 खास पहलू रहे। पहली बात तो ये हंगामा होना अस्वाभाविक इस वजह से भी था क्योंकि सोनिया गांधी की पूछताछ ईडी के सामने चल रही थी, तो वहाँ से ध्यान भटकाना हो या फिर कहें उस बहाने संसद में हंगामा करना था, ये लगभग माना ही जा रहा था। लेकिन ये हंगामा इस कदर बढ़ जाएगा कि सांसदों को निलंबित करना पड़ जाएगा, इसकी आशंका नहीं थी, लेकिन हुआ वही। दरअसल हंगामा इतना तेज हो रहा था कि विपक्षी पार्टियां हंगामे की हद जब पार कर गई, तब यहाँ पे राज्यसभा के सभापति को ये फैसला लेना पड़ा, उपसभापति को, कि 11 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। और राज्यसभा के 11 सांसद, ये सब माफ़ी चाहूँगा, 21 सांसद यहाँ पर निलंबित कर दिए गए। और ये जो सांसद निलंबित किए गए हैं उसमें कांग्रेस के सांसद 7 हैं, डीएमके के सांसद हैं। इन सभी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इनको फिलहाल 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। और उसके बाद, इससे पहले बता दूँ, इसलिए ज़रूरी है ये जानना कि इससे पहले जो 19 सांसद को अभी राज्यसभा में निलंबित किया गया है, इन 19 सांसद से पहले आपने देखा होगा पिछले हफ्ते लोकसभा में भी सांसदों को निलंबित किया गया था। तो ये अपने आप में चीज़ों को और ज़्यादा तूल देगी और ऐसे में संसदीय कार्रवाई सुचारू तरीके से जल्द चल पाए, इसकी संभावना मुझे अब कम दिख रही है। और यही वजह है कि राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ गई है। अब देखना होगा कल सरकार की और विपक्ष की रणनीति इस पर क्या होती है। इस बीच महंगाई को लेकर सरकार का स्टैंड बिल्कुल पहले दिन से की तरह साफ है कि महंगाई पर चर्चा कराने को तैयार है, जीएसटी के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। सिर्फ इंतजार है तो वित्त मंत्री के स्वस्थ होने का। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो कुल मिलाकर संसद की आज कार्रवाई और फिर आज हंगामे उसी तरीके से बरपा। वहीं पीयूष गोयल ने एक बार फिर से सांसदों से अपील की है कि वो संयम बरते और हंगामा सदन में ना करें। उन्होंने कहा कि एफएम के स्वस्थ होते ही वो महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार हैं। बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। माननीय चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त को कि जो माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं दे रहे, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, उनको इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार अब चर्चा करना चाहती है। और अब बात 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की करेंगे, जिसको उम्मीद से बेहतर रिस्पांस मिला है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लग सकती है। अभी नीलामी का तीसरा राउंड चल रहा है। इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अदानी इंटरप्राइजेज हिस्सा ले रहे हैं। डिटेल लेते हैं असीम से। असीम, स्पेक्ट्रम नीलामी पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अब तक 3 राउंड जो है स्पेक्ट्रम नीलामी के हो चुके हैं और टेलीकॉम कंपनियां जो है बढ़ चढ़ के बोली जो है वो लगा रही हैं। सरकार को उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो लग रहा है कि मिलेगा।
तो खासतौर पर कि सरकार को उम्मीद है कि उनका रेवेन्यू जो है बढ़ करके 1,20,000 करोड़ रुपये जो हो सकता है। पहले सरकार ने अनुमान लगाया था कि उनको 80,000 करोड़ रुपये जो है रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन अब ये बढ़ करके 1,20,000 करोड़ रुपये जो है हो सकता है। खासतौर पर कि 4 कंपनियाँ स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा जो है वो ले रही हैं। इसमें रिलायंस जियो है, भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और अदानी एंटरप्राइजेज है। तो अभी तक जो जिस तरह की डिमांड जो है देखने को मिल रही है कि कंपनियाँ जो है मेट्रो सर्कल्स के अंदर 5G स्पेक्ट्रम लेने की तैयारी जो है वो कर रही हैं। गुजरात के अंदर 5G स्पेक्ट्रम की भारी डिमांड जो है देखने को मिली है। तो टेलीकॉम कंपनियाँ जो है खासतौर पर 2600 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम उसको टारगेट जो है वो कर रही हैं। हालांकि आज हो सकता है कि स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म जो है वो ना हो, ये कल भी चले। तो उम्मीद यही है कि जब जैसे ही नीलामी जो है खत्म होगी तो सरकार को इससे 1,20,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू होगा और टेलीकॉम कंपनियां जल्दी ही अगले 2 से 3 महीने के अंदर कुछ सेलेक्टिव सर्कल्स के अंदर अपनी 5G सर्विस जो है उनकी शुरुआत कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात मार्केट की करेंगे। दरअसल फेड की बैठक से पहले बाजार में मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 498 पॉइंट गिरकर ये 55,268 पर और निफ्टी 147 पॉइंट गिरकर 16,484 पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। सबसे ज्यादा अगर बिकवाली की बात करें तो ये बिकवाली रही आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो शेयरों में। वहीं आपको ये भी बताते चले कि आज कहीं ना कहीं ये जो दौर आज हमने मार्केट का देखा, ये फेड की बैठक के बाद का दौर था और इससे पहले आज बाजार में मुनाफा वसूली रही, यानी कि उसका असर फेड की बैठक का बाजार पर पड़ता दिखा। और इसी वजह से आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हमने देखा कि इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिली। हालांकि अब मार्केट का क्या कुछ हाल है ये समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताइए क्या कुछ रहा मार्केट का हाल, कहाँ रही बिकवाली और कहाँ रहा दबाव? देखिए, आज फेड की जो मीटिंग है उसका आउटकम से ठीक पहले मार्केट में आज प्रेशर देखने को मिल रहा था और एक कह सकते हैं कॉशियस स्टांस मार्केट मेंटेन कर रहा था। वो शुरुआती कारोबार में जो थोड़ी बहुत फ्लैटिश ओपनिंग थी, उसके बाद मार्केट्स ने प्रेशर दिखाया और सेकंड हाफ तक आते आते क्रूशल जोन्स के नीचे करीब 16,500 के नीचे आके मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, आईटी, ये स्पेस ऐसे थे यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बहरहाल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में बजाज फिनसर्व, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 5.5% ऊपर बंद, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर बंद, ग्रासिम 1% ऊपर और कोल इंडिया करीब 1% की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज आईटी, इन्फोसिस 3.5% नीचे, एचयूएल 3% नीचे, एक्सिस 3% नीचे और डॉक्टर रेड्डीज करीब 3% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में सन टीवी, रैमको सीमेंट, इप्का लैब और एबीबी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 5.5% तक की बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एलएनटी टेक, मैक्स फाइनेंशियल, यानी 4 में से 3 नाम जो थे वो आईटी की तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़े, तो वहां मेजर प्रेशर था आज। एफएनओ में आज बढ़ने वालों में बजाज फिनसर्व लीड कर रहा था 5.5% ऊपर, सन टीवी 5.5% ऊपर, एनबीसीसी 5% ऊपर और डेल्टा कॉप करीब 4.5% की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में गिरने वालों में परसिस्टेंट सिस्टम, इंटेलेक्ट डिजाइन, एम्फेसिस और एलएनटी टेक, चारों के चारों शेयर आईटी स्पेस से जो कि आज प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। आईटी मेजर्स की अगर बात की जाए जहां प्रेशर था तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एचसीएल टेक जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर था और साथ बैंक्स जहां पर काफी हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए सुमित आपका। तो ये रहा मार्केट का हाल। और अमेरिकी फेड कितना बढ़ाएगा ब्याज दर और फेड के फैसले का क्या होगा असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे ईवी की। दरअसल ईवी में आग लगने की घटनाओं पर सीसीपीए ने कंपनियों को आड़े हाथों लिया है। सीसीपीए ने नोटिस भेजकर कंपनियों से जवाब मांगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, क्या है इस नोटिस में? देखिए, पिछले दिनों जो कई सारे ईवीज में आग लगने की घटनाएं जो है वो सामने आई। कई मामलों में जो उपभोक्ता है उसको अपनी जान जो है वो भी गंवानी पड़ी। तो इसको लेकर के जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो काफ़ी सख्त हो गई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 5 ईवी बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भेजा है। उनसे ये पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, खासतौर पे कि आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मामला जो है आपके ऊपर बनता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। इसको लेकर के तो जो ईवी बनाने वाली कंपनी है उसको नोटिस जो है वो भेजा गया, उनसे जवाब मांगे गए और जल्दी उनको बुला करके उस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो की जाएगी। अगर सीसीपीए संतुष्ट नहीं होता तो कंपनियों के ऊपर पेनल्टी जो है वो भी लगा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब जो सीसीपीए है इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है और जल्दी इस जो कंपनियां है ईवी बनाने वाली, अगर उनसे रिप्लाई जो है सही नहीं मिलता तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो भी हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम।
और अब बात करेंगे मंकी पॉक्स की। वो इसलिए क्योंकि मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड में रहने को और अलग से वार्ड तैयार रखने को कहा है। दरअसल संदिग्ध सैंपल लगातार बढ़ रहे हैं। डिटेल लेते हैं इस पर दीपाली नंदा से। दीपाली, मंकी पॉक्स को लेकर सावधान किया गया है, क्या क्या तैयारी चल रही है और डर क्या बढ़ गया है? देखिए, देश में मंकी पॉक्स वायरस को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में एक अहम बैठक की गई थी, जिसके बाद सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो मंकी पॉक्स वायरस को लेकर सर्विलांस बढ़ाए और खास तौर पर ये भी कहा गया है कि हर एक राज्य अपने राज्य में स्थिति को देखते हुए अलग से आइसोलेशन वार्ड्स भी मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों के लिए तैयार करना शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं कि खास तौर पर दिल्ली, तेलंगाना और केरल ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मंकी पॉक्स के मरीज पाए गए हैं। इन राज्यों को कहा गया है कि जो ट्रेसिंग है उस पर काफी फोकस किया जाए, क्योंकि अभी भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि राज्य अपने स्तर पर सही तरीके से ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो संक्रमित पाया गया है उसके संपर्क में कौन कौन व्यक्ति आए हैं, उनकी पहचान अभी भी कई स्तर पर नहीं की जा रही है। तो ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को कहा गया है। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी जो मंत्रालय ने देश भर में मंकी पॉक्स वायरस की पहचान करने के लिए 16 लैब्स डेजिग्नेट की गई हैं। यहाँ पर जो सस्पेक्टेड सैंपल है उनकी संख्या भी बढ़ गई है। जो सैंपल 1 या 2 हर हफ्ते आ रहे थे, अब वो रोजाना आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बहुत मिस करेगा। इस बार माना यह जा रहा था कि भारत का एक गोल्ड जेवलिन में तो पक्का ही है, लेकिन चोट की वजह से अब नीरज चोपड़ा इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल वो अभी हाल में हुई विश्व एथलीट चैंपियनशिप में चोटिल हो गए थे और इसलिए उन्होंने राष्ट्रमंडल गेम्स में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। एमआरआई के बाद डॉक्टरों ने नीरज चोपड़ा को 1 महीने के लिए आराम करने की सलाह भी दी है। अभी हुई वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में उन्हें सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था। न्यूड फोटो शूट कराकर इंटरनेट सेंसेशन बने रणवीर सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। उन पर 4 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। उन पर महिलाओं की भावनाओं को आहत करने और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। रणवीर सिंह के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें आईपीसी की धारा 292, 293 और 509 है। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67A भी शामिल है, जो गैर जमानती है। तो अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। उनके खिलाफ ये एफआईआर मुंबई के चेंबूर थाने में दर्ज की गई और जिसको चेंबूर के रहने वाले ललित टेकचंदानी ने ही दर्ज करवाया है। गुजरात के बोताड़ जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। इसके अलावा अलग अलग अस्पतालों में कई लोगों का इलाज चल रहा है। मरने वाले ज्यादातर लोग बोताड़ और अहमदाबाद ग्रामीण इलाकों के हैं। गुजरात के डीजीपी ने आशीष भाटिया ने कहा कि लोगों ने पानी में मिथाइल अल्कोहल मिलाकर पिया था। ऐसा 600 लीटर केमिकल और 40,000 रुपए में यह बेचा गया था। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले डीजीपी ने यह भी कहा था कि जहरीली शराब बनाने और बेचने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चुनावी साल में हुई इस घटना पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। केजरीवाल ने आज अस्पताल जाकर पीड़ितों से भी मुलाकात की। 23वें करगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तो अपना पहला ट्वीट करगिल के वीर सपूतों के नाम लिखा कि सभी देशवासी उनके सदैव ऋणी रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 में आज ही के दिन करगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय पूरा हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।